ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थ्योरी भी भर भर के आनी है और न्यूमेरिकल भी भर भर के आना है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि केवल थ्योरी पढ़ जाता हूँ न्यूमेरिकल छोड़ देता हूँ, या केवल न्यूमेरिकल पढ़ जाती हूँ थ्योरी छोड़ देती हूँ। दोनों की इक्वल की वो है, न्यूमेरिकल भी आना है और थ्योरी भी आनी है, ठीक है। टी आर जैन के अंदर ये जो चैप्टर है, चैप्टर का बेसिकली वैसे तो इसका जो नाम है वो है आय और रोजगार का निर्धारण, ठीक है। आय और रोजगार का निर्धारण। तो ये जो चैप्टर है टी आर जैन के अंदर 3 जगह क्लासीफाई हुए हुआ है, चैप्टर ये एक ही है। पहला जो चैप्टर है या पहला जो इसका पार्ट है वो है समग्र मांग व इसके घटक। अगर आपके पास संदीप गर्ग की बुक है उसमें भी ऐसे ही कुछ दे रखा होगा। दूसरा जो है इसका पार्ट, इसको कहते हैं अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। और तीसरा जो पार्ट है इसका वो है न्यून मांग व अधिमांग की समस्या। ये 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट इसी के ही हैं, आय और रोजगार का निर्धारण। इस चैप्टर के अंदर हम बेटा ये पढ़ेंगे कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय का और रोजगार का निर्धारण डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। इसके लिए 2 तरीके की अप्रोचेज़ होती हैं, ठीक है। हमें कौन सी अप्रोच समझनी है पहले ज़रा आप ये समझ लीजिए। इसके अंदर एक अप्रोच होती है क्लासिकल और दूसरा जो है वो है किन्स। क्या बोला मैंने? पहली जो अप्रोच होती है या इसका जो विधियां हैं, पहली जो विधि होती है इसको कह सकते हो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, परंपरावादी। और दूसरी जो अप्रोच होती है इसको कहते हैं किन्स का, ठीक है। ये किन्स कौन है? किन्स एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय और रोजगार का निर्धारण इस तरीके से होना चाहिए। क्लासिकल कौन है? क्लासिकल वो हैं जो किन्स से पहले आते हैं, ठीक है। अभी हम जरा इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में जो है ये नहीं है, हमारे सिलेबस में बेटा ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ रहे हैं, हम किन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन में ये लिख के आ जाता है कि किन्स के अनुसार फलानी चीज़ बताइए, किन्स के अनुसार ढिमकानी चीज़ बताइए। तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि किन्स कौन है। वो पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, समग्र मांग, अल्पकालीन, न्यून मांग, उसे यही नहीं पता होता कि मैंने किन्स का पढ़ा है। तो आपको ये ज़रा ये ध्यान रखनी है बात, हम किन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि किन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होगा। हमारा जो सबसे पहले पार्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ये है समग्र मांग व इसके घटक। ये बेटा इतना हवा चैप्टर नहीं है, इसको प्लीज़ इतना हवा मत बनाइएगा, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर 7 दिन हमने इसमें ढंग से क्लास ले ली विद थ्योरी न्यूमेरिकल, ये आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। बस एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं राष्ट्र आय की तरह पूरा 1 महीना चलेगा। 7 दिन में कोई भी ग्राफ इसका हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो। हम इसके सबसे पहले वाले पार्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि समग्र मांग क्या होती है और इसके जो घटक हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने से पहले ज़रा कक्षा 11वीं के अंदर हम जाते हैं, तब ये हमें मुद्दा बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 11वीं के अंदर हमारी एक बुक थी जिसका नाम था व्यष्टि अर्थशास्त्र, और उस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मांग। अगर आपको याद हो तो मांग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हम बोलते थे कि मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत और विशेष समय अवधि पे उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता है। ये पढ़ते थे हम, मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत और विशेष समय अवधि पे उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता है। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि भाई कीमत बढ़ने पे जो है ना मांग घट जाती है, और कीमत घटने पर जो है ना मांग बढ़ जाती है। कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? कीमत और मांग में जो है ये बेटा उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इसी को ही मांग का नियम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं के अंदर।
और इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था उसी मांग के अंदर, अगर आपको याद हो तो कक्षा 11वीं में, कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो भाई मांग बढ़ जाती है, और जब उपभोक्ता की आय घटती है तो मांग घट जाती है। ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि आय जो होती है, आय होती है हमारी औकात, हमारी परचेजिंग पावर। तो भाई जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारी खरीदने की परचेजिंग पावर बढ़ गई, हमारी औकात बढ़ गई तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जब हमारी आय कम हो जाती है तो भाई औकात कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई, तो फिर वापसी वहीं पे आ जाते हैं जहाँ थे। हमने ये पढ़ा था कि आय के साथ तो भाई, आय के साथ तो जो है प्रत्यक्ष संबंध है, आय के साथ जो है प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन कीमत के साथ जो है विपरीत संबंध है। मतलब डिमांड की में जो स्टडी है ना, डिमांड की जो स्टडी है मैं कीमत के साथ भी कर सकता हूँ और मैं आय के साथ भी कर सकता हूँ, किसी के साथ भी कर सकता हूँ मैं डिमांड की स्टडी। और बेटा हमने यहाँ पे व्यष्टि के अंदर पढ़ा था, तो आपको ये भी पता होगा कि व्यष्टि जो है ना एक इकाई का अध्ययन करता है, एक इकाई का अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या होता है? एक इकाई का अध्ययन करता है। एक इकाई के अध्ययन करने का ये मतलब है कि व्यष्टि जो है ना केवल एक उपभोक्ता के बारे में बात करता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है। एक उपभोक्ता, केवल और केवल एक। अगर मैं ये बोलूं कि सुमित जो है आज 40 रुपये लीटर पर 1 किलो दूध खरीदने के लिए तैयार है, तो ये क्या होगा बेटा? ये डिमांड होगी। ये क्या होगा? ये डिमांड होगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड भी गिवन है, यहाँ पे क्वांटिटी भी गिवन है, और यहाँ पे कितने रुपए पे गिवन है, सब कुछ गिवन है। प्राइस भी गिवन है, सॉरी यहाँ पे प्राइस आएगा, प्राइस भी गिवन है और क्वांटिटी भी गिवन है। तो मांग की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक उपभोक्ता एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है, ये डिमांड होती है। तो अगर मैंने बोला सुमित आज 40 रुपये लीटर पे 1 किलो दूध खरीदने के लिए तैयार है, तो ये डिमांड है। ये केवल एक उपभोक्ता का अध्ययन करता है, एक के बारे में, सभी उपभोक्ताओं के बारे में अध्ययन नहीं करता। अब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर तो भाई बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, तो हमने ये पढ़ा था भाई व्यष्टि तो जो है केवल इंडिविजुअल पे बात करता है। जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं ना, पूरी अर्थव्यवस्था की, तो भाई हम आ जाते हैं समष्टि पे, क्योंकि समष्टि जो है ना वो एक उपभोक्ता के बारे में बात नहीं करती। समष्टि जो है पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी उपभोक्ता के बारे में बात करती है, सभी उपभोक्ता के बारे में। और क्योंकि ये पूरी सभी उपभोक्ताओं के बारे में बात कर रही है, इसको योग अर्थशास्त्र भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को। मतलब कि योग अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए बेटे ये पूरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए एक तो सुमित है, एक अजय है, एक रोहित है, एक किरण है, एक संजना है, ठीक है। ये पांच बंदे जो हैं इस अर्थव्यवस्था के अंदर हैं। तो व्यष्टि डिस्कशन करता है कि भाई अजय क्या चाहता है, संजना क्या चाहती है, ठीक है, किरण क्या चाहती है, इंडिविजुअली बात करता है। लेकिन समष्टि क्या बात करता है? समष्टि बात करता है कि सुमित, अजय, किरण, रोहित और संजना ये पांचों क्या चाह रहे हैं, ये पांचों कितनी डिमांड कर रहे हैं, ये सम की बात करता है, सम, इंडिविजुअल के सम की। इसलिए इसको योग अर्थशास्त्र भी कहते हैं। किसी पर्टिकुलर उपभोक्ता को टारगेट नहीं कर रहा, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने उपभोक्ता हैं सभी को टारगेट कर रहा है। इसी वजह से जो व्यष्टि के अंदर केवल डिमांड वर्ड था, वही वर्ड यहाँ पे अब जो है समग्र मांग कहलाएगा, क्योंकि समग्र का मतलब होता है एग्रीगेट और मांग का मतलब होता है डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इसको कहते हैं, समग्र का मतलब होता है बेटा योग। समग्र का मतलब क्या होता है? समग्र का मतलब होता है योग। तो मैंने पांचों की डिमांड को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? समग्र मांग बन जाएगा। भाई जैसे मैंने बोला सुमित 1 किलो दूध खरीदने के लिए तैयार है, सुमित 1 किलो खरीदने के लिए तैयार है, किरण 2 किलो खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, अजय 3 किलो खरीदने के लिए तैयार है, रोहित 4 किलो खरीदने के लिए तैयार है, संजना 5 किलो खरीदने के लिए तैयार है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं 3, 4, 5, 6,
6 4 10 और 15 किलो। तो टोटल डिमांड कितनी हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर दूध की? ये हो रही है 15 किलो। और ये तो एक पर्टिकुलर गुड हो गया बेटा, ये तो केवल दूध हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये तो दूध हो गया केवल। लेकिन समग्र मांग का मतलब केवल एक पर्टिकुलर गुड से भी नहीं होता। समग्र मांग का मतलब केवल एक पर्टिकुलर गुड से नहीं होता बेटा। समग्र मांग के अंदर सभी वस्तुओं की मांग की बात की जाती है। ये जो 15 किलो है ना बेटा, ये तो बाजार मांग है। ये क्या है? ये तो बाजार मांग है। ऐसे ही ये पांचों के पांचों उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं की डिमांड कर रहे होंगे, चाहे वो दूध खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी खरीद रहे हो, ये एक अर्थव्यवस्था के अंदर ये 5 लोग थे। तो ये पांचों के पांचों उपभोक्ता टोटल जितनी भी डिमांड करेंगे सभी वस्तुओं की, नॉट फॉर पर्टिकुलर गुड। पर्टिकुलर गुड किसी एक वस्तु की नहीं बेटा, सभी गुड्स की। तो वो भाई समग्र मांग कहलाएगी। समग्र मांग जैसे ऊपर मैंने बोला, अब जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको समझाया कि मांग का जो डिस्कशन है वो बेटा कीमत के साथ भी हो सकता है, मांग का डिस्कशन आय के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मांग का डिस्कशन कीमत के साथ भी हो सकता है, आय के साथ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से समग्र मांग का भी डिस्कशन भाई दो उस पे हो सकता है, कीमत के साथ भी हो सकता है और आय के साथ भी हो सकता है। तो अगर मैं कीमत के साथ बोलूँगा तो जो ऊपर पड़ा है वही तो है कि भाई कीमत बढ़ने पे समग्र मांग घटती है और कीमत घटने पे समग्र मांग बढ़ती है। ये कीमत के साथ हो जाएगा। और आय के साथ वही है जो ऊपर पड़ा है कि भाई जब आय बढ़ती है तो समग्र मांग बढ़ती है, आय घटती है तो समग्र मांग घटती है। जो ऊपर पड़ा व्यष्टि में वही है। लेकिन व्यष्टि के अंदर हम जो पढ़ते हैं एक उपभोक्ता के बारे में और बेटा एक वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। एक उपभोक्ता और एक वस्तु। समष्टि के अंदर सभी उपभोक्ता और सभी वस्तु। यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस समझना है वो ये समझना है बेटा कि बाजार मांग, अब यहाँ पे 2 वर्ड क्रिएट हो गए, 3 वर्ड क्रिएट हो गए। चलो मैं बेटा यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। पहला हो गया व्यक्तिगत मांग, दूसरा हो गया बेटा बाजार मांग और तीसरा हो गया समग्र मांग। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। व्यक्तिगत मांग का मतलब हो गया सुमित क्या चाहता है, केवल सुमित चाहता है 40 रुपये लीटर पे 1 किलो दूध, 40 रुपये लीटर पे 1 किलो दूध, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड। एक बंदा कितनी डिमांड कर रहा है उस वस्तु की। वस्तु क्या है बेटा? यहाँ पे ओनली दूध, केवल दूध टारगेट हो रहा है। बाजार मांग की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला सुमित, अजय, किरण, रोहित और संजना, ये पांचों के पांचों बंदे दूध की कितनी डिमांड कर रहे हैं? दूध की मैंने बोला 15 किलो। तो ये 15 किलो क्या है बेटा? ये 15 किलो बाजार मांग है। लेकिन अब मैं समग्र मांग क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। मैं समग्र मांग के अंदर ये कह रहा हूँ कि सुमित, अजय, किरण, रोहित और संजना, ये पांचों के पांचों बंदे केवल दूध नहीं, दूध के अलावा बेटा, दूध के अलावा मान लीजिए सब्जी है, दूध है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या टॉय है, जो भी हम खरीदते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, सभी वस्तुओं की कितनी डिमांड कर रहे हैं? सभी वस्तुओं की बात पांचों की हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस समझिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाजार मांग में ये पांचों उपभोक्ता किसी पर्टिकुलर गुड की कितनी डिमांड कर रहे हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर यही पांचों उपभोक्ता एक वस्तु को तो कंज्यूम नहीं कर रहे ना बेटा। हम तो डेली भर में दिन भर हजारों वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं। तो ये पांचों के पांचों उपभोक्ता सभी वस्तुओं की कितनी डिमांड करने वाले हैं एक साल के अंदर अंदर, वो समग्र मांग होती है। आई होप आपको व्यक्तिगत, बाजार और समग्र, ये तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या पढ़ना है भाई? मैंने बोला भाई मांग का डिस्कशन तो कीमत के साथ भी हो सकता है, आय के साथ भी हो सकता है। जिस तरह मांग का डिस्कशन हो सकता है इस तरह भाई समग्र मांग का भी डिस्कशन हो सकता है। तो हमें ये नहीं पढ़ना बेटा कि भाई कीमत बढ़ने पे मांग घटती है, कीमत घटने पे मांग बढ़ती है, हमें ये नहीं पढ़ना। हमारा सिलेबस है ये है हमारे सिलेबस के अंदर कि भाई जब
कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जब कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। ये कब आएगा? जब आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगे तो ये वहाँ पे आपका आएगा, जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। तो अभी सीबीएसई कह रहा है भाई बच्चों पे बर्डन ना दो, केवल ये पढ़ाओ आय का और समग्र मांग का क्या संबंध है। तो अब ज़रा ध्यान से समझेंगे कि बेटा समग्र मांग क्या है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ऊपर रफली आइडिया दिया है, अब मैं इसकी ज़रा एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा जितनी भी बकवास हमने अभी ऊपर पढ़ी है। किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है, समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप, क्योंकि मैंने आपको बोला हाँ भाई मांग का डिस्कशन कीमत के साथ भी हो सकता है, आय के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? आय है। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये कीमत पर कितनी डिमांड हो रही है, हम ये पढ़ेंगे 10 रुपये इनकम पे, 20 रुपये इनकम पे, 30 रुपये इनकम पे कितनी डिमांड हो रही है। आय का और मांग का कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में, आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आँख नाक कान खोलकर, दिमाग के खोल के ज़रा ध्यान से। क्या कह रहा है ये कि समग्र मांग जो है ना उस व्यय का कुल जोड़ है। बेटा सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई जब हम कुछ खर्चा करते हैं तभी तो भाई कुछ चीज़ हम खरीद के लाते हैं, बिना खर्चा करे तो कोई वस्तु आएगी नहीं। तो चाहे मैं डिमांड की बात करूं, चाहे मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, मैंने बोला कि सुमित जो है 40 रुपये लीटर पे 1 किलो दूध खरीदने के लिए तैयार है, तो भाई 40 रुपये खर्च करेगा तभी तो 1 किलो दूध आएगा, बिना कुछ खर्च करे तो हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं। और डिमांड अगर कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये सेट कर लेनी है कि समग्र मांग और समग्र व्यय एक ही चीज़ होती है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ होती है ये, क्योंकि जब हम कुछ खर्चा करेंगे तो ही तो कुछ आएगा, बिना खर्चा करे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये कह रहा है समग्र मांग क्या है? उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, कि 100 रुपये पे, 200 रुपये पे, 300 रुपये पे, 400 रुपये पे सभी उपभोक्ता सभी वस्तुओं की कितनी डिमांड कर रहे हैं, अगर मैं उस पर कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं उस पे कितना पैसा खर्च करने की योजना बनाते हैं। बेटा ये जो वर्ड है ये आपको घोल कर पी जाना है। उसने ये नहीं बोला कि खर्च कर दिया, वो कह रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर देश में जितनी भी वस्तु सेवा बनी है, ठीक है, और देश में जितने भी उपभोक्ता हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, 1 साल के अंदर अंदर सभी उपभोक्ता जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उस पर कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, कितना खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, वो समग्र मांग है, ना कि खर्च कर दिया। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये जो समग्र मांग की बात कर रहे हैं ना, या ये जो समग्र व्यय की बात कर रहे हैं, ये भाई प्लान है। प्लान क्या है? ये प्लान है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल मुझे कैसे पता होगा एक्चुअल क्या होगी? एक्चुअल तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकती है, एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अंदाजे की मांग हो रही है, अंदाजे की बात चल रही है कि अगर 1 साल के अंदर इतनी वस्तुएं बनी हैं तो उपभोक्ता इस पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार होगा, तो वो समग्र मांग है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक तालिका से समझते हैं, इसको समग्र मांग तालिका बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस तालिका को समझता हूँ तो उसने बोला डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूमर जितनी डिमांड करने वाला है। बेटा यहाँ पे आय को जो है इस चैप्टर के अंदर सब वर्ड्स के अपने अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो आय को यहाँ पे इस चैप्टर में वाई से इंडिकेट किया जाता है। तो सारे के सारे जो जो अल्फ़ाबेट आते रहेंगे, हज़ारों अल्फ़ाबेट है, प्लीज़ उन सभी अल्फ़ाबेट को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो भोक्ता क्या है, 100 है, 200 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, ठीक है। ये अलग अलग ये होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आय का विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। अब मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं डिमांड कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो 30 लिख दिया, यहाँ 35 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, यहाँ 45 लिख दिया, यहाँ 50 लिख दिया और यहाँ 55 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये तालिका क्या दर्शा रही है। इस तालिका को बोलेंगे समग्र मांग अनुसूची या समग्र मांग अनुसूची या समग्र मांग तालिका, ये इसको बोलेंगे। ये आपको तालिका ये बता रही है कि जब उपभोक्ता की इनकम 0 है तो भी बेटा वो 30 रुपये की डिमांड कर रहा है। अभी हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, जब पैसे ही नहीं है तो वो डिमांड कैसे कर रहा है। 100 रुपये पे इतना पैसा वो खर्च करने के लिए तैयार है। अगर आपके पास 100 रुपये है तो भाई 35 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो आप। 200 रुपये पे इतने, 300 रुपये पे इतने, 400 रुपये पे इतने और 500 रुपये पे इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, करनी दिए तैयार हो। ये जो है ये क्या है, ये प्लान है, प्लान। अभी करनी दिए कितने हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये पे मेरा ये अंदाजा है 35 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो भाई इसका ये मतलब नहीं है 35 ही होंगे, 50 भी हो सकते हैं, 15 रुपये भी हो सकते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। भाई मैं अगर अंदाज़ा लगा रहा हूँ 35 होंगे, हो गए 50, तो वो आधी मांग हो जाएगी, मांग ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा खर्च हो गया। मैंने सोचा 35 और खर्च हो रहे हैं 15, तो वो न्यून मांग हो जाएगी, तो वो मुद्दा आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम जिस डिमांड की बात कर रहे हैं ये प्लान है, ये जो है नियोजित कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। नियोजित प्लान डिमांड है, एक्चुअल नहीं है। और अगर मैं इसका कर्व बना दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर मैं इसका कर्व बना दूं तो अभी तो मैं रफली बना रहा हूँ, फिर हम अभी डीप से इसमें घुसेंगे। इसका अगर हम कर्व बनाते हैं बेटा, आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं है, एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होती है, इसलिए इसका जो कर्व है कैसे बनेगा। और आपको ये भी दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि इनकम के साथ इसका सीधा रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। देखो 30, 35, 40, 45, 50, 55 ये भी बढ़ रही है। तो इसलिए इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, मूल बिंदु ये 0 है। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे आपका y आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप I लिख देंगे और यहाँ पे आप जो है AD लिख देंगे, जो कि इस बात को दर्शा रहा है। मान लीजिए इतने लेवल ऑफ इनकम पे इतनी डिमांड थी, इतने लेवल ऑफ इनकम पे इतनी डिमांड थी, ठीक है। इतने लेवल ऑफ इनकम पे इतनी डिमांड थी, क्योंकि इसका साथ इसका सीधा संबंध है। तो भाई जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी बढ़ रही है, इसलिए जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तो मैंने सीधा बता दिया कि ये कर्व ऐसे जा रहा है, बट अभी हम जो है इसके रिगार्डिंग डीप से चर्चा करेंगे कि ये कर्व ऐसा ही क्यों बन रहा है, और आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पा रही है कि जब हम कमाई नहीं रहे हैं, इनकम ही 0 है, तो भाई 30 रुपये की डिमांड कहाँ से कर रहा है ये बंदा। ये इसके बारे में हम ज़रा बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हमने जितनी क्लास पढ़ी है आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बोला चैप्टर का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण, 3 भागों में क्लासीफाई हुए बाय 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, क्लासिकल और किन्स। हमारे सिलेबस में किन्स है, हमें किन्स का पढ़ना है। तो समग्र मांग को पढ़ने से पहले मैंने आपको ये बताया, हमने कक्षा 11वीं में व्यष्टि में क्या पढ़ा था। मांग पढ़ी थी, आय के साथ मांग पढ़ी थी, और क्या कहते हैं
कीमत के साथ आय के साथ कैसा संबंध होता है ये पढ़ा था, विपरीत संबंध, प्रत्यक्ष संबंध। तो वही मुद्दा आगे करना है, लेकिन एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सभी बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यष्टि के अंदर एक उपभोक्ता और एक वस्तु के बारे में पढ़ा है बेटा हमने, लेकिन समष्टि के अंदर अब हमें सभी उपभोक्ता और सभी वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, वही समग्र मांग होती है। हमें इसका भी कीमत और आय दोनों पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हमें केवल आय के साथ पढ़ना है, कीमत के साथ हमारा कोई सिलेबस नहीं है, वो ग्रेजुएशन में आएगा। तीनों डिमांड कैसे अलग होती हैं ये बताया मैंने। व्यक्तिगत में केवल एक उपभोक्ता के बारे में बात चलती है, बाजार में सभी उपभोक्ता की बात चलती है, लेकिन गुड एक ही होता है। समग्र मांग में सभी उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उन सबकी मांग के बारे में बात चलती है। और समग्र मांग और समग्र व्यय एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जब तक हम कुछ खर्च ही नहीं करेंगे तो डिमांड कैसे होगी। तो मांग अनुसूची तालिका आपको ये बताती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितनी डिमांड है, और ये उसका कर्व है। अच्छा, हम पढ़ा कि समग्र मांग का मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर सभी उपभोक्ता सभी वस्तुओं की जितनी भी डिमांड करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस हुई है उस पर जितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं उसको समग्र मांग कहते हैं। तो भाई कौन लोग हैं जो ये वस्तु और सेवा को खरीद रहे हैं? हम कह रहे हैं जो भी लोग हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, वो कौन है, उनकी ज़रा हम सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हुई हैं उनको कौन खरीद रहा है। तो उनको खरीदने वाले सबसे पहला जो बंदा है वो है यहाँ पे परिवार क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? सबसे पहला जो है वो है परिवार क्षेत्र। आपकी बुक में इसको जो है गृहस्थ क्षेत्र या निजी उपभोग व्यय ऐसा कुछ भी, निजी उपभोग व्यय ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। ये सब एक ही चीज़ें हैं और इसको जो है यहाँ पे सी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये कौन है? ये है हम लोग। हम लोग सुबह से लेके रात तक क्या करते हैं? सुबह से लेके रात तक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश, दूध, ब्रेड, अंडे, नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, खाना खाना खाना, ठीक है, फ़ोन, ये फलाना डिमकाना, स्कूटी, लैपटॉप, कंप्यूटर, दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भाई ये सब क्या है? ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुएं बनी हैं उन्हें कौन खरीदता है? सबसे पहले तो भाई हम लोग खरीदते हैं उसको, और हम लोग जो खरीदते हैं उसको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर परिवार क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र या निजी उपभोग व्यय के नाम से यहाँ पे इसको इंडिकेट किया गया है, जिसको हम यहाँ पे सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वो वाला सी नहीं है अपने वाला, ये यहाँ पे जो सी की बात चल रही है कंजम्पशन की बात चल रही है। ठीक है, अपने वाला सी अलग है। अब आते हैं दूसरा जो है यहाँ पे जो वस्तु और सेवा को खरीद रहा है, इसको यहाँ पे कहते हैं निजी क्षेत्र भी कह सकते हो, या इसको निजी उत्पादक क्षेत्र, ये भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उत्पादक क्षेत्र लिखा हो सकता है आपकी बुक में तो वैसे, या आपकी बुक में इसको निजी उपभोग व्यय भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, उत्पादक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं निजी, एक होते हैं सार्वजनिक। निजी उत्पादक वो होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करते हैं, और सरकारी वो होते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? निजी की, प्राइवेट वाले की। अगर कोई प्राइवेट वाला बंदा इंडस्ट्री खोलता है तो वो बेटा मशीन नहीं खरीदेगा क्या? खरीदेगा ना। और मशीन क्या है? फाइनल गुड्स है, पूंजीगत वस्तु है, और पूंजीगत अंतिम वस्तु का प्रकार है। तो जब कोई प्राइवेट वाला बंदा अपना उद्योग इस्टेब्लिश करता है, कुछ भी इस्टेब्लिश करता है, तो वो भी अंतिम वस्तु खरीदता है। तो दूसरा जो यहाँ पे घटक है, या दूसरा जो यहाँ पे बंदा है जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं बनी हैं उसको खरीद रहा है, वो है निजी क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र या निजी उत्पादक क्षेत्र, या आपकी बुक में इसको निजी उपभोग व्यय ये भी लिखा हुआ हो सकता है। और यहाँ पे इस चैप्टर को, इस घटक को डिनोट करते हैं आई से। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहला हो गए हम लोग, दूसरा हो गया आई। तीसरा जो होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं सरकारी क्षेत्र। ठीक, आपकी बुक में इसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है, या आपकी बुक में इसको जो है सरकारी व्यय भी लिखा हो सकता है। ये सब एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको जी से डिनोट करते हैं, जी का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है वो भी सरकार खरीदती है। ठीक है, और सरकार, अब मान लो जैसे बेटा सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मिड डे मील आता है स्कूलों के अंदर, अस्पतालों में सुबह दोपहर शाम का ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब मिलता है, तो वो सब कहाँ से आ रहा है? सरकार पहले कहीं से किसी से खरीद रही है ना, फिर बनवा रही है और फिर वो हमको मिलता है। तो भैया जैसे हम छोले दाल राजमा ये सब चीज़ें खरीदते हैं, ऐसे सरकार भी खरीद रही होगी कहीं ना कहीं से, किसी बंदे से, किसी उत्पादक से, और वो हमें प्रोवाइड करती है, बनवा के देती है हमें। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कई सारे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं सरकार देती है, पुलिस ऑफिसर्स को, आर्मीज़ को, कई सारे उसको। तो भाई सरकार भी खरीद रही है अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुएं बनी हुई हैं, और सरकार जो भी खरीद रही है, जितना भी पैसा अंतिम वस्तुओं पे खर्च कर रही है, वो क्या है, वो जो है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है यहाँ पे जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, और कौन लोग हैं यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु खरीद रहे हैं? पहला है परिवार क्षेत्र, दूसरा है निजी उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र, और चौथा जो है इसको कहते हैं बाहरी क्षेत्र, या आपकी बुक में इसको जो है विदेशी क्षेत्र भी लिखा हो सकता है, दोनों एक ही बात है। और इसको यहाँ पे जो डिनोट करते हैं, या आपकी बुक में इसको जो है शेष विश्व भी लिखा हो सकता है, ये एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं x माइनस एम से। ठीक है, तो ये जो x माइनस एम है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, x का जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है ये होता है निर्यात, और इसका मतलब होता है आयात। ठीक है, इसका जो मतलब है निर्यात और इसका मतलब है आयात। ठीक है, तो निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को कितना माल बेचा, और आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से कितना खरीदा। तो भाई हमारे देश के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसको दूसरे देशों के लोग भी खरीदते हैं, लेकिन यार ऐसे तो हम भी दूसरे देशों के गुड्स खरीदते हैं। बिना चाइना तो हम मुर्दे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडिया के कम चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। हम भी तो दूसरे देशों के यूज़ करते हैं, जैसे हम दूसरे देशों के करते हैं ऐसे दूसरा देश हमारे भी कर रहा है। तो अगर मुझे नेट देखना हो कि मैंने नेट दूसरे देश का कितना, दूसरे देश को कितना बेचा, तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने 3 लाख रुपए के गुड्स दूसरे देशों को बेचे, वहीं दूसरी तरफ मैंने 1 लाख के दूसरे देशों के खरीदे भी। तो अगर मैं नेट निकालूं तो मेरे अर्थव्यवस्था के अंदर जो फाइनल गुड्स थे वो दूसरे देशों के लोग 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं, मैंने वाली डिमांड हटा दी जो हमने दूसरे देशों की करी थी। आयात का मतलब जो हमने दूसरे देशों के गुड्स खरीदे थे वो हमने हटा दिया। तो नेट इफेक्ट अगर मैं देखूं तो 2 लाख के गुड्स हैं जो हमने क्या किया है, जो हमने दूसरे देशों को बेचे हैं। दूसरे देशों ने हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च किया है? 2 लाख रुपए खर्च किया है। ठीक है, अच्छा ठीक है अमन। तो ये 4 बंदे हैं बेटा, ये 4 बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं। और इन्हीं 4 बंदों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं 4 बंदों को हम जो है समग्र मांग के घटक के नाम से जानते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे वो पूछे कि समग्र मांग क्या होती है और इसके घटक बता भाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो घटक पूछ ले बेटा तो आप लिखेंगे C बताएंगे, I बताएंगे, G बताएंगे, X बताएंगे और M बताएंगे। ठीक है, ये जो होते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हैं 4 कैटेगरी के बंदे जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं उस पर कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो ये बता रहा है बेटा। जैसे कि लाइक C है, C में मैंने कौन बोला, परिवार क्षेत्र। मैंने मान लिया कि परिवार क्षेत्र 2 लाख रुपए खर्च कर सकता है अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे।
आई मैंने मान लिया प्राइवेट वाला बंदा 1 लाख खर्च कर सकता है, खर्च कर नहीं दिया, अंदाजा लगा रहा हूँ। सरकार 3 लाख रुपए खर्च कर सकती है, निर्यात हम 5 लाख का कर सकते हैं, आयात 3 लाख का हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास डिमांड आएगी 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, सबको जोड़ देते हैं, 3 और 3 6 और 6 और 2 8, तो 8 लाख रुपये आया। ये 8 लाख रुपए क्या आया है? एग्रीगेट डिमांड, और वो भी कौन सी? प्लान वाली बेटा, प्लान वाली, कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उपभोक्ता हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे 8 लाख रुपए तक खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, इतना पैसा वो खर्च कर सकते हैं। अब वो 8 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, वो 8 लाख से कम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल क्या होगा। एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल इससे कम भी हो सकता है, एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स हम पढ़ेंगे बेटा, ये सब प्लान की हम बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में होगा क्या। यहाँ पे सारी जो टर्म्स होंगी, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, चाहे वो एग्रीगेट सप्लाई हो, कुछ भी हो, सब प्लान है यहाँ पे। तो ये जो 4 बंदे हो गए, ये हो गए समग्र मांग के घटक। क्वेश्चन आता है बेटा 3 नंबर का कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए। तो आपको बेटा समग्र मांग के ऊपर मैं अर्थ बता चुका हूँ, और घटक के अंदर ये सारे आपको लिखने हैं। सी क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है, और एक्स माइनस एम क्या होता है। अच्छा, बट अब जरा एक बकवास आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। जो अर्थव्यवस्था जो होती है ना बेटा, वो होती है 2 तरीके की। सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था होती है उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। सबसे पहली अर्थव्यवस्था होती है उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। पहले तो आप ये समझिए कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो बेटा आयात निर्यात नहीं करती, जो आयात निर्यात जो है नहीं करती, जो करेगी खुद करेगी अपने दम पे। जबकि खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, खुली, ओपन माइंडेड है, ठीक है। तो ये जो है भाई, ये दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करती है, ये दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करती है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये बकवास क्यों पढ़ रहे हैं? ये बकवास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो बंद अर्थव्यवस्था जो होती है ना, इसके अंदर 2 कैटेगरी होती है। एक होती है 2 क्षेत्रीय, एक होता है 2 क्षेत्रीय, एक होता है इसके अंदर त्रिक्षेत्रीय, और इसके अंदर जो होता है वो होता है बेटा 4 क्षेत्रीय। अब ये क्या लफड़ा है, 2 3 4, अब जरा ये समझिए। जब मैंने आपको समग्र मांग के घटक बताए C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जब बेटा मैं केवल समग्र मांग के केवल 2 घटकों की बात करूँगा, C प्लस आई की, केवल C प्लस आई की, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ केवल 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की, क्योंकि मैं केवल अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। और किसी भी कौन से 2 क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ? एक बात कर रहा हूँ परिवार क्षेत्र के बारे में, और एक बात कर रहा हूँ उत्पादक क्षेत्र के बारे में, जिसको निजी उत्पादक क्षेत्र भी कह सकते हो आप, या निजी उपभोग व्यय के नाम से भी जान सकते हो। जबकि अगर मैं इसके अंदर सरकार को भी जोड़ दूँ, C प्लस आई प्लस जी, जब मैं इसको भी जोड़ दूँ, इन 3 क्षेत्रों का अध्ययन में करूँ अगर, तो उसको बोलेंगे त्रिक्षेत्रीय, 3 सेक्टर का। और जबकि मैं अगर ये लिख दूं C प्लस आई प्लस जी, 3 क्षेत्र तो ये थे ही, और चौथा था फिरंगी क्षेत्र, वो था x माइनस एम। अगर मैं इन 4 घटकों का अध्ययन करूं समग्र मांग के अंदर आय के साथ, तो वो बेटा 4 सेक्टर का मॉडल बन जाएगा। तो भाई मुझे कौन सा पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, या 4 पढ़ना है, जरा ये समझिए। अगर बेटा वो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बता,
तब तो आपको ये सारे लिखने हैं। सी क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है, एक्स क्या होता है, एम क्या होता है, सब बताना है उसको। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बता, बट हमें जो हमारे को ये चैप्टर पढ़ना है डीप से, वो बेटा हमको ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। ये जब आप और बड़े हो जाओगे, ग्रेजुएशन में आ जाओगे, तब ये क्षेत्र जुड़ जाएंगे, जी भी जुड़ जाएगा और विदेशी भी जुड़ जाएगा, फिरंगी। अभी कह रहा है बच्चे छोटे हैं तो भैया बर्डन कम दीजिए, उन्हें अभी बस ये समझाइए कि समग्र मांग जो है ना, वो सी और आई का अध्ययन होता है, केवल 2 सेक्टर मॉडल के अंदर पढ़ाओ। अभी हमारे सिलेबस में केवल इतना है। वैसे समग्र मांग सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होती है, बट हमारे सिलेबस के अंदर केवल 2 सेक्टर मॉडल है, 3 और 4 सेक्टर नहीं पढ़ना। लेकिन अगर घटक पूछे तो सारे लिखने हैं। तो हमें अभी जो पूरे किताब के अंदर जो हमारा पूरा सिलेबस है, वहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे समग्र मांग का, केवल सी और केवल आई के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब आपको जी नाम का और एक्स माइनस एम नाम का कुछ भी नहीं दिखने वाला है। आप हर जगह ये पढ़ेंगे कि समग्र मांग जो है वो सी प्लस आई का सम होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। अच्छा जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सी की। ये सी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे आई, आई क्या होता है, फिर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो समग्र मांग बन जाएगी। तो अब हम जो है सी के बारे में, मैं पहले बोल रहा हूँ वो वाला सी नहीं है, ये जो सी है यहाँ पे, ये है कंजम्पशन। इसको हम कहते हैं उपभोग फलन। उपभोग फलन जो है, उपभोग फलन जो है ये आपका क्या होता है, ठीक है। उपभोग फलन जो है ये आपका क्या होता है, सी बोले तो कंजम्पशन, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितनी कंजम्पशन करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ y और मैं यहाँ पे लेता हूँ c, ठीक है। मान लो मेरी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे 3-4 बातें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। 0 आगे जो बेस क्लियर होगा वो यहीं से होगा, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। 0, 100, 200, 300, 400 और सी जो है मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, 60, 100, 140 एंड 180, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे आप ज़रा ये समझिए कि मेरे भाई जब मेरी इनकम 0 है, मैं कमा ही नहीं रहा, भाई मैं फिर 20 रुपये का उपभोग कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि मेरे भाई जीवन जीने के लिए उपभोग करना मैंडेटरी है। बिना उपभोग किए व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो चाहे आय उसकी अनुमति दे या ना दे, आप देखते हो आपके घर के नीचे पागल घूमते हैं, ठीक है। क्या वो रोज़ खाना नहीं खाता होगा? आप खुद सोचो, खाना खाता है, वो खाता है, कहीं से भी मांग के, कहीं से भी खाए, कहीं से भी खाए, खाएगा जरूर, कूड़े में से चुन के खाए लेकिन खाएगा जरूर, ठीक है। या जितने भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो क्या बंदे खाना नहीं खाते क्या? रोज़ खाते हैं, लेकिन इनकम तो 0 है उनकी। या और दूसरा एग्जाम्पल समझिए, लॉकडाउन में क्या हुआ, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, लोगों की जॉब चली गई, घर से जॉब से निकाल दिया, घर बैठो भाई, ना वर्क फ्रॉम होम ना कुछ, पापा की, भाई की, जो भी आपके घर में काम करता है सबकी जॉब चली गई, ठीक है। किसी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ठीक है, वरना किसी का तो पूरा कल्याण हो गया, सत्यानाश हो गया। तो भाई घर में बैठ गए सब। तो क्या लॉकडाउन में हमने कंजम्पशन नहीं करी? करी ना भाई, कंजम्पशन तो करी। सुबह और रात का खाना तो चाहिए था ना, कैसे भी करके जिंदा तो रहना था। आय अनुमति दे रही है नहीं दे रही वो मैटर नहीं करता, कैसे भी करके लोगों ने भाई सुबह और रात का खाना मिल जाए, दो वक्त की रोटी मिल जाए, कैसे भी करके लॉकडाउन में करा। कहाँ से करा? जिनके पास गड्डियाँ जमा थी बैंकों में, उन्होंने तो वहाँ से कर लिया सेविंग का यूज़ करके, और जिनके पास नहीं थी, चाहे वो उधार लिया हो, अपना कुछ बेचा हो, सबको पता है लॉकडाउन कैसे गुजारा है, सब ने किससे कहाँ से उधार लिया, किससे क्या बेचा, सबको पता है कि भाई कैसे भी करके बस पैसा आ जाए और ये कैसे भी करके लॉकडाउन कट जाए। तो आय भले ही 0 हो,
आय हमें अनुमति नहीं देती कि कंजम्पशन करनी है नहीं करनी है। अब भूखा रहेगा तो मर ही जाएगा इंसान, तो कंजम्पशन तो होगी, चाहे इनकम जीरो हो या लाख हो या करोड़ हो, कंजम्पशन तो होगी। अब वो चाहे उधार मांग के करूँ, चाहे मैं अपनी सेविंग का यूज़ करके करूँ। तो लोगों ने क्या करा था, जो बैंकों में जितना भी पैसा जमा था जिसका, उन्होंने वो यूज़ कर लिया, अपनी सेविंग का यूज़ करा बेसिकली। और जिनके पास नहीं था उनने भाई उधार मांगा, बेचा, जो भी करा, जैसे भी करके अपना जीवन व्यतीत करा। तो ये जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 20 रुपये की जो कंजम्पशन हो रही है ना, आपको ये ध्यान रखना है, इस कंजम्पशन को स्वायत्त उपभोग कहते हैं, स्वायत्त उपभोग। और इस चैप्टर के अंदर इसको सी बार से डिनोट करते हैं, सी बार से। ये वो इनका आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई स्वायत्त उपभोग क्या होता है ये बता, तो आप बोलेंगे कि आय का स्तर जब जीरो होता है ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे उपभोग का जो स्तर होता है वही स्वायत्त उपभोग है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे उपभोग का जो स्तर होता है, जीरो पे कितना है उपभोग का स्तर 20, और यही 20 क्या है, यही 20 स्वायत्त उपभोग है। तो आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो यही लिखेंगे, और इसको चैप्टर में सी बार से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, ठीक है, ध्यान रख लिया पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे कंजम्पशन इनकम बढ़ रही है बेटा, वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इनकम के अंदर और कंजम्पशन के अंदर कैसा संबंध होता है बेटा, प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं। क्या इनकम क्या है, हमारी औकात है, औकात बढ़ेगी तो भाई कंजम्पशन ज़्यादा करूँगा, औकात कम हो गई कंजम्पशन कम करूँगा, दैट्स इट, बात खत्म। इनकम का और कंजम्पशन का सीधा रिलेशन है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है वो क्या है, आप देखो इनकम जो बढ़ रही है, ये यहाँ देखो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, भाई यहाँ पे जो गैप है वो 100 का है। कितना गैप है, 100 का। आय बढ़ रही है 100 से, लेकिन आप उपभोग अगर देखो वो कितने से बढ़ रहा है, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140, ये बढ़ रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है केवल 40 से। बढ़ दोनों ही रहे हैं, बट आय में वृद्धि की जो दर है वो उपभोग में वृद्धि की दर से कहीं ज़्यादा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आय में वृद्धि की दर वो ग्रेटर देन है उपभोग में वृद्धि की दर से, उपभोग में वृद्धि की दर से। ठीक है, आय तो बढ़ रही है 100 के गैप से, लेकिन उपभोग जो बढ़ रहा है वो 40 के गैप से बढ़ रहा है। आपको ध्यान रखना है बेटा कि किन्स ने इस चीज़ को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में अगर आप बात करें तो किन्स ने इस चीज़ को क्या नाम दिया है, किन्स ने इस चीज़ को नाम दिया है उपभोग का मनोवैज्ञानिक, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहता है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि आय और उपभोग बढ़ेंगे दोनों ही। इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ेगी, बट इनकम में बढ़ने की जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू कंजम्पशन। इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन आता है, यही लिख के आती है लाइन कि आय में वृद्धि की जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है उपभोग में वृद्धि की दर से। इस स्पष्ट कीजिए क्या ये कथन सही है या गलत है, ठीक है, या डिफीट करो या वो सहमत हो इस कथन से। तो भाई ये बात सही है, आय में बढ़ने की जो दर है वो हमेशा ज़्यादा होती है उपभोग में बढ़ने की दर से। और चौथा आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वाई और सी के रिगार्डिंग जो मैं ये 4 बातें बता रहा हूँ इसको घोल कर पी जाइए कि सी जो है ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई। सी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि भाई बिना जीवन जीने के लिए उपभोग जरूरी है, उपभोग के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आय जीरो हो सकती है, उपभोग कभी भी जीरो नहीं होगा भाई। इनफैक्ट सी इज ग्रेटर देन वाई, उपभोग आय से ज़्यादा हो सकता है। देख लीजिए
भाई उपभोग कितना हो रहा है 20 और आय कितनी है 0। उपभोग आय से ज़्यादा हो सकती है और उपभोग कभी 0 नहीं होगा। ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखनी है, ध्यान में, ये आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपके। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, देखिए अगर मैं इसके कर्व की बात करूं तो इसका कर्व किस तरीके से बनेगा उपभोग का। मैंने उपभोग का बता रहा हूँ बेटा सिर्फ अभी, ठीक है। हाँ क्योंकि बेटा, हाँ सही कह रहे हो विपिन, समग्र मांग 0 क्यों नहीं होगी। अबे भाई जब ए डी सी और आई का सम है तो जब यही कभी 0 नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ये भी 0 नहीं होगा कभी। सिंपल सी बात है भाई, ए डी सी और आई का सम है तो जब सी 0 नहीं होगा कभी तो ए डी कैसे हो जाएगा। तो अभी हम सी का कर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने आई ले लिया और यहाँ पे हमने भोग ले लिया, तो बेटा सी कभी 0 नहीं होगा और ये पॉइंट होता है 0, तो ये कभी यहाँ से स्टार्ट होगा ही नहीं। ये जो स्टार्ट होगा ये होगा यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से बनेगा, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये समझिए। ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 20 का नाम दे दिया कि ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, सी बार को, स्वायत्त उपभोग को डिनोट कर रहा है, ए मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को। और ये ऐसा ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ता जा रहा है, अब जरा ये समझिए। क्योंकि मैंने आपको ये बोला आय का उपभोग के साथ सीधा संबंध है। वे जब इनकम y है तो उपभोग इतना है। अगर इनकम बढ़ गई, अगर इनकम y से y1 हो गई तो भाई कंजम्पशन भी इतनी हो गई। अगर और बढ़ गई तो भाई और ले, अगर इनकम y3 हो गई तो कंजम्पशन C2 हो गई। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अब जरा यहाँ पे एक बात को समझना है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे थे ए पॉइंट पे, ठीक है, इस ए पॉइंट पे थे। अगर इस ए पॉइंट पे मेरी इनकम कितनी थी, मेरी इनकम थी OY और मेरी कंजम्पशन कितनी थी, कंजम्पशन थी इतनी, ठीक है, इतनी कंजम्पशन कर रहा था OC। अगर मेरी इनकम इतनी बढ़ जाए, बेटा ध्यान से सुनेंगे अब जरा, आंखें खोल लीजिए। अगर मेरी इनकम इतनी बढ़ जाए तो इनकम बढ़ने को, इस चर के इनकम बढ़ने को क्या, इनकम में चेंज आ रहा है तो उस चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई से। डेल्टा इंडिकेट कर रहा है कि आय में चेंज आ गया। पहले मेरा इनकम OY था, अब मेरी इनकम OY1 हो गई, इतनी मेरी इनकम चेंज हो गई। तो जब मेरी इनकम यहाँ पे आ गई तो भाई मेरा कंजम्पशन क्या इतना ही रहा, नहीं, मेरा कंजम्पशन यहाँ थोड़ी है, मेरा कंजम्पशन तो यहाँ पहुँच गया, ऊपर कंजम्पशन भी बढ़ गया, मेरा कंजम्पशन इतना बढ़ गया। इतनी इनकम बढ़ने से, यहाँ से लेके यहाँ तक की इनकम बढ़ने से मेरा कंजम्पशन इतना बढ़ गया। अब कंजम्पशन में भी चेंज आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेल्टा सी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे डेल्टा सी। तो कोई भी जो कर्व है ना बेटा, कोई भी जो कर्व है वो कितना ढालू बनेगा, या जैसे ये मैंने आपको कर्व बना के दिखाया कि भाई ये जो कर्व है ये ऐसा बनेगा, ये बेटा ऐसा बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता था, ठीक है। ये कर्व जो है ऐसा भी बन सकता था, ये ऐसा भी बन सकता था, ये ऐसा भी बन सकता था। मतलब कितना भी ढालू बन सकता है, कितना भी ढालू बन सकता है, कितना भी फ्लैटर बन सकता है, कितना भी स्टीपर बन सकता है। तो कोई भी जो कर्व है ना, कोई भी जो कर्व है वो कितना फ्लैटर बनेगा या कितना स्टीपर बनेगा, ये उसके स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप पे। अब बोलो भाई स्लोप क्या दिक्कत होती है, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढलवा, वो कितना ढालू होगा। और यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो क्या है, ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़, यही चीज़ को स्लोप कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लोप। भाई अगर ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होता है तो ये कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ बन जाता, अगर ये और ज़्यादा होता तो ये और ऊपर बन जाता। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उपभोग फलन होता है ना, उपभोग फलन, इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है, जो भी मैंने बताया, एक है डेल्टा वाई और
एक है डेल्टा सी, एक है डेल्टा सी और एक है डेल्टा वाई। ये बेटा उपभोग फलन का क्या है, स्लोप है, जो कि इसको इंडिकेट करता है MPC। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, MPC कहते हैं। MPC का मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या है इसका नाम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है ये दिक्कत, ये अभी आगे आएगी बेटा। फिलहाल अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो MPC है ना, ये मेरे भाई उपभोग फलन का ढलान होता है, उपभोग फलन का ढलान होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके बीजगणितीय रूप की, इसके अगर हम बीजगणितीय रूप की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इंडिकेट होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर जो MPC होता है ये यहाँ पे B अल्फ़ाबेट से डिनोट होता है, B अल्फ़ाबेट से, B फॉर बॉम्बे या B फॉर बॉल, ठीक है, B अल्फ़ाबेट से ये डिनोट होता है। तो इसको जो अभी हम ऊपर जितनी भी बकवास पढ़ के आए हैं, ऊपर हम क्या बकवास पढ़ के आए हैं कि भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये, और देन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसी बकवास को अगर मैं एक समीकरण के रूप में लिखना चाहूँ कि भाई जीरो पे भी कंजम्पशन होती है और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती रहती है, तो अगर मैं इस बकवास को समीकरण के रूप में लिखना चाहूँ तो वो समीकरण इस तरीके से इंडिकेट होगी, सी बार प्लस बी वाई, जो कि बेटा आपको ये बता रही है सी बार क्या है यहाँ पे, सी बार जो है यहाँ पे आपका स्वायत्त उपभोग को इंडिकेट करता है, जो कि ये बताता है कि इनकम जीरो होने पर उपभोग का जो स्तर है वो क्या होगा, ठीक है। और ये जो बी वाई है ये क्या बता रहा है, बी जो है इस चैप्टर के अंदर MPC है, ये क्या होता है ये अभी आगे आएगा। ये वाला पार्ट आपको ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो भाई उपभोग भी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा ये वाला पार्ट ये बताता है। तो पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो मैं उस बढ़ी हुई इनकम में से कितनी कंजम्पशन करूँगा, ये वाला पार्ट ये बताता है। और ये बता रहा है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंजम्पशन है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास C आ जाएगा, सी बार प्लस बी वाई। ये इसका एल्जेब्रिक फॉर्म है कि हम उपभोग फलन को किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको बेटा इसकी ये एल्जेब्रिक फॉर्म गोल कर पी जाए क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में काम आनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ढलान होता है उपभोग फलन का, ये होता है बेटा MPC। इस चैप्टर में इसको B से डिनोट किया जाता है, जो कि होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है ये अगली कक्षा में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और ढलान का मतलब होता है कि कोई कर्व कितना फ्लैटर, कितना स्टीपर बनेगा, कितना ढालू बनेगा, उस चीज़ को कहते हैं स्लोप। और यहाँ पे मैंने आपको स्लोप बोला कि जो उपभोग का जो स्लोप होता है वो होता है डेल्टा C और डेल्टा वाई। और यही इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को MPC के नाम से जानते हैं। यही क्या है, यही बेटा MPC है। मतलब कि आपका जो उपभोग फलन है वो कितना फ्लैटर और कितना स्टीपर बनेगा, वो जो है बेटा आपके MPC के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज MPC जो है ना वो उपभोग फलन का स्लोप है। MPC की वैल्यू जो होगी वो बताएगी कि उपभोग कैसा बनेगा, उपभोग फलन कैसा बनेगा। और ये चार बातें कि इनकम जीरो होने पे भी उपभोग होता है, जिसको C बार स्वायत्त उपभोग के नाम से जानते हैं, दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है। और इनकम में बढ़ने की जो रेट है वो उपभोग में बढ़ने की रेट से हमेशा ज़्यादा रहेगी। और किन्स ने इसको उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का नाम दिया है। C कभी जीरो नहीं हो सकता और C ग्रेटर देन Y पॉसिबल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है उपभोग फलन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट कक्षा के अंदर हम I के ऊपर डीपली डिस्कशन करने वाले हैं और इसका कर्व यहाँ से बना है। अभी मैंने सिर्फ C का बताया है, अगली कक्षा में I का, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। जब हम C और I दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमने जो ऊपर था डिमांड ये वाला, तो ये वाला कर्व बन जाएगा हमारा। तो हमारा एक घटक पूरा हो जाएगा जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड।
आई होप आपको जो है कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक क्या होते हैं, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमें कौन सी पढ़नी है, और सी क्या होता है, उपभोग फलन, उसका स्लोप, उसका बीजगणितीय रूप, सी बार स्वायत्त उपभोग, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ऊपर से नहीं जा रही होंगी।